नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। इस्लामिक स्टेट ने बीती 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद किए अपने पहले हमले की जिम्मेदारी ली। इस्लामिक स्टेट ने कहा कि उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती बम धमाके को अंजाम दिया। इस ब्लास्ट में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उनका अभियान काबुल में अमेरिकी सेना और तालिबानी चरमपंथियों के सुरक्षा घेरे को खुली चुनौती देना था। बीती 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद से तालिबान दरअसल शुरुआत से लेकर अब तक ये दिखाने की कोशिश करता आया है कि उसके राज्य में एक तरह की अब स्थिरता आ गई है। जहां तक सुरक्षा में सेंध लगाने की बात है, तो तालिबान ने अमेरिका को एयरपोर्ट सुरक्षा का इंचार्ज बताते हुए उसी पर चूक का दोष मढ़ा है। लेकिन इस हमले से इस्लामिक स्टेट ने एक तीर से दो शिकार किए। इस हमले ने अमेरिका और तालिबान दोनों की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ये अटैक क्या बताता है? शायद यह अटैक बताता है कि हमले की चेतावनी होने के बावजूद अमेरिका और तालिबान सुरक्षा व्यवस्था संभालने में नाकामयाब रहे। हालांकि इस हमले के बाद इस्लामिक स्टेट को भी निंदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जिहादी तत्वों ने इसे मूर्खता भरा और मुसलमानों और इस्लाम के लिए नुकसानदायक हमला बताया। अब इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में अपना जिहादी अभियान जारी रखेगा और इसके साथ ही सार्वजनिक छवि के मामले में इस्लामिक स्टेट दुनिया के जिहादियों की नजर में तालिबान की धार्मिक साख पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस्लामिक स्टेट को यह भी उम्मीद होगी कि वो तालिबान के उन कट्टरपंथियों का भरोसा हासिल कर ले जो कि इस समय तालिबान की मौजूदा व्यवहारिक नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये हमला अलकायदा के प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट ने किया और ये अलकायदा के सहयोगी समझे जाने वाले तालिबान की छवि खराब करता है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट का ये हमला मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा था। लेकिन कुछ भी हो, अफगानिस्तान में जिहाद का ये नया दौर अब आगे क्या रंग दिखाने वाला है, कौन सी मुश्किलें खड़ी करने वाला है, आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर आइए करते हैं शुरुआत। तालिबान राज अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का ये राज हुआ है, उसके बाद से कई जो पुरानी चीज़ें हैं, जो इतिहास है, अब उसे दोबारा से लाकर सामने खड़ा किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि अमेरिका ने साल 2017 में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में आतंकी संगठन आईएसआईएस की गुफा पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी कि सभी बमों की मां को गिराकर भयानक तबाही मचाई थी। और परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक माने जाने वाले GBU-43/B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट को गिराने के बाद अमेरिका ने उस वक्त ये दावा भी किया था कि आईएस का खात्मा हो गया है। अमेरिका के इस दावे के उलट 4 साल बाद आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके कर दिए, जिसमें 13 सैनिकों की निर्मम हत्या करके उन्होंने अपना बदला चुकता किया। हालांकि अभी भी वो रुकेंगे नहीं। इस हमले की भयानकता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2011 के बाद अफगानिस्तान में एक दिन में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इससे पहले अगस्त 2013 में चिनूक हेलीकॉप्टर पर हुए हमले में 30 सैनिक मारे गए और इस बीच तालिबान के चंगुल से निकल भागने के लिए परेशान अफगान लोगों को निकालने में लगे अमेरिकी सैनिकों को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में और भी हमले हो सकते हैं। कुछ सीधे से सवाल आज के इस विषय से जुड़े हुए, जिस पर आप कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आइए उन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, काबुल धमाके में क्या क्या सुनाई पड़ा? इस धमाके ने पूरी दुनिया को आज क्या संदेश दिया है? सवाल ये भी कि घटनाओं और संकेतों को आज हम देखें तो फिर तालिबान पर शक होना लाजिमी है या नहीं? सवाल ये भी कि जो बाइडेन इस धमाके के बाद उन्होंने एड्रेस किया, संबोधन में उन्होंने तालिबान का नाम नहीं लिया, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। ऐसे में उनकी आगे की रणनीति क्या है? सवाल ये भी कि 13 अगस्त के बाद अफगानिस्तान का 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा? काबुल ब्लास्ट के बाद भारत का अब रुख क्या रहना चाहिए?
तालिबान से बातचीत में भारत के सामने आखिर आज दुविधा सबसे बड़ी है तो है क्या? इन सवालों से इतर कुछ और भी अहम सवाल हैं, जैसे कि 31 अगस्त तक शरण मांग रहे सारे लोगों को निकाला भी जा सकेगा? अमेरिका पूरी तरह निकल गया तो फिर मानवाधिकारों की जो स्थिति है, क्या वो लगता है आपको और बिगड़ने वाली है? और साथ ही साथ सवाल ये भी कि अगर विदेशी सैनिक निकल पाए तो क्या हिंसा होगी? ये तमाम अहम सवाल जिस पर आज स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आप, और आप भी इन सवालों पर अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। काबुल धमाके में क्या क्या सुनाई पड़ रहा है? अफगानिस्तान में क्या अब आतंकवाद का ये गढ़ बनेगा? अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 2 दिन बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था, जिसका जिक्र हमने भी इस प्रोग्राम के माध्यम से कई दफा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि हम किसी को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे पर हमला करने के लिए नहीं करने देंगे। 26 अगस्त को आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 बम ब्लास्ट किए और इसमें 100 से ज़्यादा के लोगों के मारे जाने की खबर आई है। और पिछले साल भी हम देखते हैं कि तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने आईएसआईएस से लड़ने पर कहा था कि हम आईएसआईएस से लड़ने में किसी का साथ नहीं देंगे। तो इन बयानों को जब हम साथ में देखेंगे तो हमें समझ में पहले नहीं आता है कि तालिबान क्या सच में ही आतंकी समूहों को कंट्रोल में रख पाएगा या अफगानिस्तान फिर आतंकवाद का हॉटस्पॉट ही बनेगा। अफगानिस्तान से वापस जाते हुए अमेरिका का ये दावा सामने आया कि आतंकवाद पर युद्ध खत्म हुआ। उसका इशारा अलकायदा की तरफ है। ओसामा बिन लादेन मर चुका है। ऐमान अल जवाहिरी को सालों में किसी ने देखा नहीं, लेकिन क्या अलकायदा के शांत होने से आतंकवाद क्या वाकई खत्म हो गया है? 26 अगस्त के हमले से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियां ये साफ चेतावनी दे रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस हमला कर सकता है। चेतावनी सच साबित हुई। जो बाइडेन ने फॉरएवर वॉर तो खत्म कर दिया, लेकिन दक्षिण एशिया में आतंकवाद को शायद तालिबानी शासन के रूप में उपजाऊ जमीन आज मिल गई है। आज जिक्र बार बार आईएसआईएस का हो रहा है। आखिर क्या है ये आईएसआईएस? 2014 में आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में अपनी खिलाफत घोषित की और इसके कुछ ही महीनों बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान के कई आतंकियों ने उमर खालिद खोरासानी के नेतृत्व में इस्लामिक स्टेट्स के लीडर अबू बकर अल बगदादी के प्रति एक निष्ठा घोषित की थी और इन आतंकियों ने ही अफगानिस्तान में आईएसआईएस का एक चैप्टर शुरू कर दिया, जिसे आज आईएसआईएस के नाम से जाना जाता है। के का मतलब खुरासान होता है और आज के पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान और साथ ही साथ केंद्र एशिया के लिए ऐतिहासिक शब्द खुरासान जो है वो इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। 2015 में आईएसआईएस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस चैप्टर को ऑफिशियली एक रिकॉग्निशन दिया था और आईएसआईएस के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार, नंगरहार और नूरिस्तान प्रांतों में ये आज ज्यादा फैला हुआ है। यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर का कहना है कि संगठन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अपने स्लीपर सेल बना रखे हैं और आईएसआईएस के अफगानिस्तान में बहुत मजबूत भी नहीं है। लेकिन यूएन सुरक्षा परिषद की पिछले महीने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुल आतंकियों की जो तादाद है वो कुछ हजार से लेकर महज 500 के बीच हो सकती है। हमेशा से हम देखते हैं कि अलकायदा नहीं है आईएस के, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि आईएस के, क्योंकि अलकायदा ये भी आपस में दोनों प्रतिद्वंदी ही हैं और अलकायदा का एक फुल जो सपोर्ट है वो तालिबान को मिलता रहता है। तो अक्सर ऐसा ये एक बड़ी ही मिसकंसेप्शन सी रही है कि अलकायदा क्या वाकई आईएस के है। जो लोग अलकायदा के बारे में जानते हैं वो उसे आतंकी संगठन कहने की बजाय आतंकी नेटवर्क या सिंडिकेट कहना ज़्यादा सही समझते हैं। हम देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन के समय में अलकायदा आतंकी हमलों के अलावा दूसरे आतंकी संगठनों की वित्तीय मदद या उग्रवादी संगठनों को लॉजिस्टिक से लेकर ऑपरेशनल मदद तक भी करता था। और 2001 के 9/11 हमलों के समय लादेन और अलकायदा की पूरी लीडरशिप जो थी वो अफगानिस्तान में थी। अमेरिका के हमले के बाद अलकायदा के आतंकी या तो पाकिस्तान भाग गए या तोरा बारा की पहाड़ियों में ही छिप गए थे।
हम देखते हैं कि सालों तक लादेन और जवाहिरी अमेरिका में छुपते रहे, तो इसका श्रेय भी तालिबान को ही जाता है, जिसने लादेन को ना अमेरिका को सौंपा और पूरा समर्थन भी उसे दिया। लेकिन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा में अंतर है। आईएसआईएस किसी भी आतंकी संगठन से ज्यादा क्रूर और कट्टर माना जाता है और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद लगभग सभी जिहादी समूहों ने उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन आईएसआईएस ने ऐसा नहीं किया। खैर, इस धमाके ने जो संदेश दिए हैं वो वाकई पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बन चुके हैं और हम देखते हैं कि तालिबान में जब ये राज अफगानिस्तान में उनका होता है, उसके बाद से ही लगातार ये कोशिशें लगातार की जा रही थी कि एक बड़ा टेरर जो यहाँ पर खड़ा किया जाए। एक टेरर अलर्ट जारी होने के बावजूद भी उसी दिन यहाँ पर ये टेरर अटैक हो जाता है, जिसने इस धमाके में न सिर्फ लोगों की जान ली है, बल्कि इस धमाके ने पूरी दुनिया को बहुत बड़े संदेश भी दिए हैं। ऐसे में अब आगे की रणनीति पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। बाइडेन की बात करें, भारत के रुख की बात करें और तमाम उन लीडर्स की बात करें, पावरफुल लीडर्स की बात करें जिन्होंने इस धमाके को बहुत ही निंदनीय करार दिया है। ऐसे में अब आगे की रणनीति उनकी क्या होनी चाहिए? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तालिबान राज आतंकी हमले के आगाज की बात लगातार कर रहे थे और ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात इसी की कर रहे थे। हम तालिबान और आईएसआईएस के बीच के संबंधों के बारे में बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर हम कतर के दोहा का जिक्र यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले साल एक समझौता हुआ। तो हम आज देखते हैं कि वो जो समझौता है वो कहीं ना कहीं आईएसआईएस के निशाने पर रहा है। आईएसआईएस ने तालिबान पर जिहाद छोड़ने का आरोप लगाया था। 20 अगस्त को इस्लामिक स्टेट ने अपने अखबार अल नभा में काबुल पर तालिबान के कब्जे को मुल्ला ब्रेडली प्रोजेक्ट बताया था। आईएसआईएस का इशारा तालिबान और अमेरिका की डील पर उस वक्त था। अखबार में तालिबान पर इस्लाम की आड़ लेकर इस्लामिक स्टेट को ही कमजोर करने का आरोप लगाया गया और साथ ही ये पूछा गया कि क्या तालिबान अफगानिस्तान में शरिया लागू करेगा। आज हम ये देखते हैं कि खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है आतंकवाद का। तालिबान ने अपने सहयोगी अलकायदा के साथ रिश्ते तोड़ने से हमेशा से ही इनकार किया है। दोहा समझौते में तालिबान ने किसी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल ना करने देने का एक वादा तो किया, लेकिन उसमें अलकायदा से दूरी बनाने का कोई जिक्र नहीं होता। जून में भी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का कहना था कि तालिबान और अलकायदा अभी करीब हैं और रिश्ते टूटने के कोई संकेत नहीं। कई जानकारों का मानना है कि अलकायदा अगले 3 से 6 महीनों में फिर से फल फूल सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अभी भी कम से कम 15 अफगान प्रांतों में मौजूद है। संगठन की सबसे ज्यादा मौजूदगी पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में है और इस पर यूएन रिपोर्ट कहती है कि अलकायदा ने तालिबान लीडरशिप के साथ संपर्क कम किया, जिससे वो दोहा समझौते के संबंधों में तालिबान की राजनयिक स्थिति को मुश्किल में ना ले आए। हम अब फिलहाल ये जो ताज़ा इंसिडेंट हुए हैं, ये जो ताज़ा संकेत जो हमें मिल रहे हैं, इन सब पर तालिबान पर शक करना कितना लाजमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावों के साथ एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश तो तालिबान की ओर से की गई, लेकिन जो वहाँ पर स्थिति हमने उस वक्त से लेकर अब तक देखी है उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो लगाया जा ही सकता है कि तालिबान जो कहने की कोशिश कर रहा है, जो करने की अब कोशिश करेगा, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं, यानी कि उनकी कथनी और उनकी करनी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इस धमाके के बाद हम देखते हैं कि कुछ जो देश हैं वो तालिबान के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हैं और ऐसे में वो सिर्फ इसीलिए भी क्योंकि अपने लोगों को वहां से निकाला जा सके, उन्हें सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए। दैट इज द रीजन कि उनके साथ एक नेगोशिएशन वाली जो वार्तालाप है वो भी अब होना शुरू हो गई है। इसे भी बहुत ही शक भरी नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि धमाके होने थे और ये तय था और उसके बाद रीज़न भी उसके बाद उसके पीछे का जो एक रीज़न है वो यही प्रदर्शित किया जा रहा है कि धमाके होने के बाद डेफिनेटली लोग जो हैं, दूसरे जो देश हैं, वो अपने लोगों को वहाँ से सेफली निकालने के लिए तालिबान के साथ
बातचीत जरूर करेंगे ही। सो वो जो स्थिति है वो धीरे धीरे अब उत्पन्न हो रही है। सो वैसे में जो तमाम इंसिडेंट है और जो तमाम संकेत है, उन सबको देखते हुए तालिबान पर शक होना क्या वाकई लाजमी है, क्योंकि धमाके होने के बाद, ये बड़ी घटना होने के बाद लगातार तालिबान भी अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं वहाँ पर, जिनका उस वक्त कंट्रोल था एयरपोर्ट पर, सो ऐसे में उन पर सीधे तौर पर वो इसे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उनकी थी। और ऐसे में जब ये ब्लास्ट होता है तो ये एक बड़ी गलती उनकी है कि उन्हें पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए था। सो तालिबान पर शक होना आखिर कितना लाजमी है, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स इस पर आज ज़रूर अपनी राय रखें। लेकिन उसके साथ साथ जब आज हम बात करते हैं एक दुविधा की, एक डिलेमा की, जो मैं बात कर रही हूं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो अब तालिबान के साथ धीरे धीरे नेगोशिएट भी कर रही हैं। हम देखते हैं कि जो एर्दोगन है, टर्की जो है, वो भी अब एक तरीके से तालिबान के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है। और ऐसे में तालिबान से बातचीत में भारत के सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं हैं। सो नेगोशिएट करने के लिए भी अब भारत को आगे क्या करना चाहिए, भारत का अब काबुल ब्लास्ट के बाद रुख क्या रहना चाहिए, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स इस पर ज़रूर अपनी बात रखें। लेकिन इन बिटवीन हम लगातार बात तालिबान और आईएसआईएस की भी करेंगे, क्योंकि इन सब सवालों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशंस में भी छिप जाता है। तालिबान ने पिछले 20 सालों में कुछ सीखा है तो वो ये है कि संवाद और मीडिया से कितना कुछ बदला जा सकता है, और शायद आज वो हो भी रहा है जो हम उनके कब्जे के बाद से लगातार देख रहे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान अपनी एक उदार छवि और एक नर्म छवि जो है वो पेश करने की कोशिश करता है। सबको माफ़ी, किसी को टारगेट ना करने का वायदा, महिलाओं के अधिकारों की बातें जैसे जो अहम और प्रासंगिक इश्यूज हैं उन सब पर जोर देकर तालिबान ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखी है। लेकिन सच्चाई आज ये भी है कि अफगानिस्तान में महिलाएं घर में कैद हैं, लोगों के घरों की तलाशी की खबरें आई, सैनिकों पत्रकारों की हत्याएं हुई। तालिबान की जीत पर खुश होने वालों में से एक कट्टर और खूनी आतंकी संगठन है। इनमें से एक को भारत अच्छे से जानता है, मौलाना मसूद अजहर। सो ऐसी जानकारियां हैं कि अजहर ने 17 से 19 अगस्त तक कंधार में तालिबान नेताओं से बातचीत की। जैश ए मोहम्मद प्रमुख का एजेंडा भारत में आतंकवाद फैलाना और कश्मीर की आज़ादी है, और वो तालिबान से मदद चाहता है। और तालिबान वो तो कश्मीर को भारत पाकिस्तान का मसला बता चुका है, पर बात क्या वाकई वहीं पर खत्म हो जाती है? शायद नहीं। हाल ही में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि तालिबान ने कश्मीर में उनकी मदद का वायदा किया है। सो इसे एक बयान मानकर छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसका जिक्र हमने उस दिन भी किया था जिस दिन ये बयान उनकी ओर से दिया गया था, नदीम की ओर से दिया गया था। और ऐसे में हमने बात इस पर भी की थी कि इस बयान को क्या यही सिर्फ एक बयान मानकर छोड़ देना चाहिए, या फिर वाकई ही इसके कुछ अहम मायने निकल आते हैं, और ये क्या संदेश आगे के लिए दे रहा है। तालिबान के सबसे हिंसक धड़े हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में एक खासा प्रभुत्व माना जाता है, और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाइयां करने में हमेशा ही आनाकानी की है। हक्कानी नेटवर्क का अलकायदा से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और नेटवर्क शुरू करने वाले जलालुद्दीन हक्कानी ने भी 80 से 90 के दशक में अब्दुल्ला आजम और उसामा बिन लादेन जैसे मुजाहिदीनों को सोवियत रूस के खिलाफ जिहाद में शामिल किया। जलालुद्दीन का बेटा सिराजुद्दीन तालिबान का डिप्टी लीडर रह चुका है, और नई अफगान सरकार में भी उसके शामिल होने की बड़ी उम्मीद है। और दूसरा बेटा अनस हक्कानी सरकार बनाने की बातचीत में शामिल है। तालिबान और मसूद अजहर की बैठक हो या फिर हक्कानी नेटवर्क का नई अफगान सरकार में वर्चस्व, अफगानिस्तान के चरमपंथ और आतंकवाद के दोबारा गढ़ बनने की संभावनाओं से इनकार आज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं काबुल जो अटैक है, जो काबुल हमला है, शायद इसी की बड़ी शुरुआत थी। सो आतंकी हमले के आगाज की हम आज फिर से बात कर रहे हैं, जिसमें अलकायदा हो, आईएसआईएस हो, खुरासान आईएसआईएस हो, ये सब आज एक नई आतंकी कहानी लिखने की शुरुआत जो है वो कर चुके हैं। और ऐसे में अब पूरी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उन सब का जो रुख है अब आगे क्या होना चाहिए, बात इस पर कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अपने व्यूवर्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अपने विचार
हमारे साथ ज़रूर साझा करें। सो हमने तालिबान और आईएसआईएस के इन रिलेशंस की बात की है। आगे जब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि काबुल धमाके पर अब बाइडेन का जो सख्त बयान सामने आया, क्या उससे वाकई बदलेगा यूएस का अफगान प्लान और साथ ही साथ डेडलाइन? क्योंकि अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इस काबुल अटैक के बाद भी इवैक्यूएशंस को किस तरीके से जल्द निपटाया जा सके। 31 अगस्त की तारीख भी बार बार उसका उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि इस अटैक से पहले ही इसे एक्सटेंड करने की बात लगातार की जाई थी, लेकिन उसे लेकर जो बाकी के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनका जो रुख है वो इस पर क्या था आप अच्छे से जानते हैं। सहमति नहीं बन पाई थी और आज की हम डेट में देखते हैं कि चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो स्पेन हो, इन सब ने अपना जो एक मिशन है, रेस्क्यू मिशन है, वो अब क्लोज कर दिया है पूरी तरीके से। जहां तक बात यूएस की है, बात जहां तक अमेरिका की है, वो लगातार माफ कीजिए अमेरिका और भारत की है, उन दोनों की लगातार कोशिश यही है कि अब जल्द से जल्द अपने लोगों को वहां से निकाला जा सके। सो एक डेडलाइन जो सामने आ रही है उसके बाद लगातार यही सवाल उठ रहा है कि अब यूएस का अफगान प्लान क्या वाकई बदलेगा और डेडलाइन जो दी गई है आखिर उसका क्या होगा। जो लोग वहां पर रह जाएंगे इस इवैक्यूएशन मिशन के बाद, उन लोगों का क्या होगा, उनके हाथ में क्या रह जाएगा, उन अनलकी अफगान लोगों के हाथ में क्या रह जाएगा। ये सब जो सवाल है अपनी जगह पर कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप देखते हैं कि इन धमाकों के बाद यूएस का हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर सबकी नजरें थी कि अब अमेरिका का अगला प्लान जो है वो क्या रहने वाला है। लेकिन जिक्र कहीं ना कहीं इस बात का भी रहा कि अपने बयान में कहीं पर भी जो बाइडेन ने तालिबान का नाम नहीं लिया है। सो इसका मतलब आखिर क्या निकाला जाए, क्या वाकई वो भी उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए अब तैयार हैं? तो इस पर आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले सुन लेते हैं कि जो बाइडेन ने इन धमाकों के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में क्या कुछ कहा था। A tough day. These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. My heart aches for you. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated, and I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. Do you bear any responsibility for the way that things have unfolded in the last 2 weeks? I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. Our interest in going was to prevent al-Qaeda from reemerging, first to get bin Laden, wipe out al-Qaeda in Afghanistan, prevent that from happening again. As I've said 100 times, terrorism is metastasized around the world. We have greater threats coming out of other countries, a heck of a lot closer to the United States. We don't have military encampments there. We don't keep people there. We have over-the-horizon capability to keep them from going after us. Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much.
काबुल धमाके पर बाइडेन का ये सख्त बयान तो आपने सुना, और इस सख्त बयान का क्या मतलब, ये क्या संकेत अब दे रहा है, क्या बदलेगा यूएस का अफगान प्लान और उसकी डेडलाइन, इन सब पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। तालिबान राज आतंकी हमले का आगाज, और ब्रेक में जाने से पहले हम बात अमेरिका की कर रहे थे, जो बाइडेन के उस संबोधन की कर रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि वी विल हंट यू डाउन। इस संबोधन के बाद, इस उनके स्टेटमेंट के बाद इसके अलग अलग माने निकाले जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन धमाकों के बाद आप जानते हैं कि तालिबान राज जब हुआ तब लगातार सवाल ये उठे कि क्या वाकई यूएस को अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना चाहिए था अपने देश। और इन धमाकों के बाद अब हम देखते हैं कि तालिबान तो आया ही आया निशाने पर, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका की जो बात है वो अब ज़्यादा हो रही है। अमेरिका को भी निशाने पर लिया जा रहा है, जो बाइडेन को निशाने पर लिया जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना भी उतना ही खूनी साबित हुआ है जितना उसका आना रहा। 9/11 हमलों, इनका जिक्र बार बार हो रहा है। 9/11 हमलों में हम देखते हैं कि हजारों अमेरिकी लोगों की मौत के बाद अलकायदा को मिटाने अफगानिस्तान गया अमेरिका 20 साल बाद एक और अराजक वापसी करता हुआ नजर आया है। और ये वापसी कैसी है? ये वापसी ऐसी है कि जिस तालिबान को 20 साल पहले हटाया गया था, वही अब काबुल की सत्ता की बागडोर संभाल रहा है। जो बाइडेन किसी तरह फॉरएवर वॉर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 26 अगस्त को उन्हें एक तरीके का ये रियलिटी चेक मिला कि अफगानिस्तान को वो जीत की तरह पेश नहीं कर सकेंगे कभी भी। 26 अगस्त को राजधानी काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट के बाहर 2 बम ब्लास्ट होते हैं। मरने वालों की तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा अब तक बताई गई है, और कई लोग इंजर्ड हुए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग, इसकी जिम्मेदारी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट का एक जो हिस्सा है जिसे ISIS-K कहा जाता है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। और के का मतलब, जैसा मैंने पहले बताया, खोरासान होता है, जो कि इतिहास में अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट के कई हिस्सों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सर्विस सदस्य भी मारे गए हैं और घायलों की संख्या सैकड़ों में है। ये एक दशक में अमेरिका के लिए सबसे घातक दिन था। तो क्या अमेरिका की निकासी प्रक्रिया में अब कोई बदलाव आएगा, या फिर आतंकी हमला काबुल की जमीनी स्थिति को बदल कर रख देगा? जो बाइडेन को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि काबुल हमले के बाद देश को उन्होंने जब एड्रेस किया और कहा कि आतंकियों को इसकी कीमत अब चुकानी होगी, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और इसकी सजा उन्हें देंगे। हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन आगे जारी रहेगा। बाइडेन का बयान क्यों अहम है? हालांकि मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपने विचार जरूर रखें। बाइडेन का बयान अहम इसीलिए भी है क्योंकि वो फिर अमेरिका की वापसी पर ही जोर दे रहे हैं, और जो बाइडेन कहते हैं कि आतंकी हमले उन्हें कभी रोक नहीं सकते और वो अफगानिस्तान से निकासी जो है वो अपनी जारी रखेंगे। अब जब हमने बात हालांकि इस पर कल भी की थी कि अब आगे क्या होगा, काबुल में क्या कुछ बदलेगा, जो अनलकी अफगान है उनके हाथों में आज क्या रह गया है। जहां तक बात काबुल की है, हम देखते हैं कि यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी वो बताते हैं कि आतंकी हमले के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से निकासी जो है वो जारी ही रही। जनरल मैकेंजी ने और आतंकी हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया है। वो कहते हैं कि वो आगे भी होंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने 25 और 26 अगस्त को अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट की यात्रा ना करने को कहा था, और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो कई दिनों से ISIS के हमले की चेतावनियां भी दे रही थी। जनरल मैकेंजी कहते हैं कि ISIS का खतरा बहुत असल है, लेकिन वो हमें मिशन पूरा करने से रोक नहीं सकेगा। ये बयान क्या दिखाता है? ये बयान दिखाता है कि बाइडेन और उनके कमांडर अफगानिस्तान से जल्दी निकलने पर एक मत हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, जिनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर सुन रहे हैं,
उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की निंदा की और फिर अमेरिका पर निशाना साधते हुए भी कह डाला कि वो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तालिबान और अमेरिकी सुरक्षा बल मिलकर एयरपोर्ट को चला रहे हैं। एयरपोर्ट का कंट्रोल अभी अमेरिका के पास है, जबकि बाहरी सुरक्षा तालिबान के जिम्मे। बाइडेन और जनरल मैकेंजी के बयानों से यह संकेत मिलता है कि अभी अमेरिका का फोकस अपने नागरिकों और अफगान सहयोगियों को निकालने पर ही टिका हुआ है। निकासी प्रक्रिया को रोका नहीं जा रहा। हालांकि जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड जैसे जो देश हैं वो पहले ही अपनी निकासी जो है वो खत्म कर चुके हैं। और तुर्की, जिन्होंने 6 साल से एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान वो भी कर दिया है। और अमेरिका वापस जाने पर वो अड़ा है, और अमेरिका जो है वो वापस जाने पर अड़ा है। इसीलिए ब्रिटेन और नाटो देशों का अफगानिस्तान में रुकना भी अब संभव सा नहीं लगता है। तो अब आने वाले जो दिन है वो हमें क्या बता रहे हैं? क्या वाकई आने वाले दिन मुश्किल साबित होने वाले हैं? अब जो बाइडेन ने अमेरिका की पूर्ण वापसी के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की हुई है, और तालिबान जो है वो इस तारीख को एक डेडलाइन बता चुका है। जो बाइडेन भी डेडलाइन आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, उल्टे वो आतंकी हमले को भी अफगानिस्तान से जल्द वापसी की वजह के तौर पर पेश कर रहे हैं। और तालिबान को 31 अगस्त का ही आज इंतजार है, क्योंकि 3000 से 4000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी उसे अखर रही है आज। और आईएसआईएस भी इस डेडलाइन की अहमियत को शायद आज समझ रहा होगा, और इसीलिए उसने निकासी के आखिरी दिनों में ये अटैक कर दिए, जो अमेरिका के लिए जाते जाते एक डेफिनेटली बड़ा घाव जो है वो ज़रूर बना है। और आने वाले 4 दिन अमेरिका और बाइडेन प्रशासन के लिए बहुत टेंशन वाले हैं, कठिन होने वाले हैं। और अमेरिका की अराजक वापसी की आलोचना के बीच ये एक ऐसा घातक हमला जो बाइडेन के नेतृत्व पर एक धब्बा शायद बनता हुआ नजर आता है। क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये जो एक हमला है वो जो बाइडेन के नेतृत्व पर एक वाकई धब्बा बना है? दैट्स वाई वो सबके निशाने पर आ गए। पहले से ही जो बाइडेन के फैसलों पर सवाल उठ रहे थे, और 9/11 हमलों की बरसी के इतने करीब सुसाइड हमले 20 साल पहले के घाव को कहीं ना कहीं शायद हरा ही कर रहे हैं। काबुल हमले के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी इमरजेंसी कमेटी की बैठक की थी, और ऐसे में ब्रिटेन जो है वो 27 अगस्त को उन्होंने कुछ घंटों में निकासी प्रक्रिया को खत्म भी कर दिया। स्पेन भी, उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है, और कनाडा ने भी बंद कर दिया है। और इसे आतंकी हमले का आज हम डर कहें या योजना के तहत बैकअप करना, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सिचुएशन जो है वो आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो ऑप्टिक्स के खेल में तो मात खाएंगे ही। अफगानिस्तान में 20 साल बिताने के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा के लिए तालिबान पर वो आज निर्भर है। तो जाते जाते आईएसआईएस का इतना बड़ा हमला कर देना ये पूरे अफगान मिशन पर एक और धब्बा जो है वो जरूर बन चुका है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में बात हम उन धमाकों की लगातार कर रहे हैं जिस पर बात हम ये कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि किस तरीके से ये तालिबान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक धब्बा बन चुका है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। जो इस वक्त तथ्य सामने है उसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें देखिए तालिबान का हाथ नहीं है। उसका कारण आपको पता है कि हमारे 13 अमेरिकन सोल्जर्स भी उसमें मारे गए हैं, वो भी शहीद हुए हैं। उसके अलावा 27 तालिबान के जो वर्कर्स थे, जो तालिबान के सोल्जर्स थे, 27 वो भी मारे गए हैं। उससे ये है कि वो जो बेल्ट थी, सिक्योरिटी बेल्ट तालिबान की एयरपोर्ट के बाहर, वो जो बेल्ट थी उसके बंदे जो मारे गए हैं, दैट मीन्स अगर
उनको पता था कि हम ही बम वहां पे एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो वो अपने बंदों को थोड़ा सा परे करके रखते उस वक्त। और ये बम रखा हुआ बम नहीं, ये विस्फोट हुआ, ये फिदाइन है, यानी कि ये सुइसाइड बॉम्बर की करतूत है। तो ये आईसिस के का जो बंदा है वो ही बंदा अपने साथ सुइसाइड बॉम्बर की बेल्ट लेके वो इनके अंदर से स्नीक करके एयरपोर्ट के अंदर तक गया है, जहां जाके देखिए उसने बॉम्ब एक्सप्लोड किया है। तो मेरी नजर से ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये आईसिस के की करतूत है, क्योंकि इसमें तालिबान का भी नुकसान हुआ है, और वरना वो अपने नुकसान को पहले बचा के रखते। वो भी फाइटर्स लोग हैं, उनको भी पता है कि अटैक करने से पहले पहले अपना बचाव रखना है। नंबर 2 बात, जी 31 अगस्त तक वहां से निकलना अमेरिका के लिए पॉलिटिकल प्रायोरिटी नंबर 1 है। इट इज पॉलिटिकल प्रायोरिटी नंबर 1, क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट बाइडेन की सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियल है। आज से 20 साल पहले ना तो डेमोक्रेटिक पार्टी की कारण ये अमेरिका वहां पे गए, अमेरिकन बाद में वहां पे जाते रहे, ये सारी रिपब्लिकन पार्टी के डिसीजंस थे। उसके बाद निकल सकते थे वहां से, लेकिन नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ने अपना प्रेशर देने की वजह से अपने वो उनके ऊपर इन्होंने वहां पे अपनी फौजें रखी, बंदे हमारे मरते गए, और लेकिन इन्होंने वहां से नहीं निकाले। उस वक्त की रिपब्लिकन पार्टी की जो करतूते हैं, उनकी जो मिस कैलकुलेशंस हैं, उनका नतीजा आज प्रेसिडेंट बाइडेन को भुगतना पड़ रहा है, और आज डेमोक्रेटिक पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? अब हर दूसरी रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में मैं देख रहा हूं ना यहाँ पे, वो ये आ रही है, बाइडेन शुड रिजाइन, बाइडेन शुड रिजाइन, बाइडेन शुड क्विट। आजकल गीत जी सिवाय इसके और प्रेस वालों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मिस्टर बाइडेन के ऊपर और डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर इस वक्त ये बहुत प्रेशर है जो वहां पे हो रहा है। जैसे कई दफा लोग कहते हैं ना, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। लोग ये नहीं देखते कि ये जो आज हमारे 13 बंदे शहीद हो गए हैं, इसमें बाइडेन का कोई कसूर नहीं था। बाइडेन ने तो पिछले 2-3 महीने से कह रखा था कि वी आर कमिंग आउट, हम वहां पे नहीं रहना चाहते, बिल्कुल वी वांट टू कम आउट। लेकिन सोल्जर्स हमारे वहां पे जिस पार्टी ने रखवाए 20 साल पहले, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि करतूत ये रिपब्लिकन्स की थी। हाँ जी, और ये इस वक्त एग्जिट करने का भी जो कैलेंडर था, ये भी ट्रंप ने बनाया था। ट्रंप ने कहा था कि मई 2021 तक हमने वहां से निकलना है। तो जी उस वक्त निकल जाते, कैसे निकल जाते? उस वक्त आपके 20,000 जो हमारे जो थे, जिसको इंटरप्रेटर्स जो थे, अफगान इंटरप्रेटर्स, उनकी जान जो थी वो हथेली पे रखी हुई थी। सो मिस्टर बाइडेन एंड द आर्मी वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम निकलने से पहले पहले अपने जो 20,000 इंटरप्रेटर्स थे, अफगान इंटरप्रेटर्स, उनकी फैमिलीज हैं, हमने उनको भी निकालना है यहाँ से। तो उस लॉजिस्टिक्स में इनको थोड़ा जो है वो ये सोच विचार में रहे। लेकिन ये इनको जहां ये गलती हो गई इनकी, जनरल मैकेंजी की और जनरल ऑस्टिन की, उनकी गलती कहां हो गई? वो ये कि ये जो अफगान गवर्नमेंट जल्दी क्लैप्स कर गई, तो उससे क्या हुआ, वो 3 महीने पहले तालिबान वाले जो है वो एडवांस में आके वहां पे बैठ गए, जिन जगहों पे अभी हमने काम करना था। एज ए रिजल्ट इनकी जितनी कैलकुलेशन थी, अपनी आर्मी को निकाल लेने की, अपने वो 20,000 सोल्जर्स को निकाल लेने की, वो सारी की सारी गड़बड़ आ गई। दैट वाज द मेन रीजन, ये जो तालिबान जो इनके जल्दी आ गए। और आखिर पे बात करूंगा, 31 तारीख तक तो ये
निकलेंगे, बिल्कुल निकलना जरूरी है। पॉलिटिकल प्रायोरिटी की वजह से वहां से आर्मी का हमारा निकलना बहुत जरूरी है। जी इनके निकलते ही आप देख लेना, अगले दिन से ईरान दरवाजे खोल देगा इन लोगों के लिए कि जो हमारे मुल्क में आना चाहे पनाह लेने के लिए बेशक आ जाए। इस वक्त ईरान नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त अगर ईरान कुछ करता है तो लगेगा जैसे अमेरिका के साथ हाथ मिला दिया उसने, वो नहीं करेगा। क्योंकि ईरान ने भारत को भी ऑफर भेजी है। जब ईरान ने देखा कि भारत कितनी कुर्बानियां कर रहा है, भारत के प्लेन्स जो है उनको जो है वो क्या बोलते हैं स्लॉट मिल जाती है, लेकिन लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही। हाँ जी, और इस तरह भारत के लोग अपने अफगानीज को अपने साथ लेके जा रहे हैं, मुसलमानों को लेके जा रहे हैं, नेपालीज लोगों को, नेपाल के लोगों को लेके जा रहे हैं। ये जो भारत संकट के वक्त में गीत जी अपनी हिफाजत छोड़ के दूसरे की हिफाजत करना, इतना बड़ा कैरेक्टर हमारे भारत का, ये दुनिया में एग्जाम्पल दूसरी नहीं है इसके मुताबिक। इन चीजों को देखते हुए ईरान ने ये ऑफर किया है भारत को कि आप हम जो अगर कोई बंदों को इवैक्यूएट करना चाहें, हमारे दरवाजे आपके लिए आज भी खुले हैं। और साथ ही देखा देखी साथ में कजाकिस्तान ने भी ऑफर कर दिया भारत को कि आप अगर कोई इवैक्यूएज निकालना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। गीजी समय कम है तो बस मैं आपके इतने 2 प्रश्नों का आज उत्तर दूंगा। धन्यवाद गीजी, बहुत बहुत। भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच सर अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा जिक्र अब उन्होंने आगे की भी एक एक आकलन, एक जो संभावना है वो जता दी है कि ऐसा हो सकता है। सो डेफिनेटली यदि ऐसा हो भी तो ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपने लोगों को निकालने की बात नहीं है, ये उन अफगान लोगों की भी निकालने की बात है जो लगातार तालिबान के राज के बाद उस एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं। अभी भी हम देखते हैं कि भारी भीड़, वो जो नाला जहाँ पर वो ब्लास्ट भी हुआ था, जहाँ पे लाशें बिखर चुकी थी, उस नाले में दूसरे ही दिन फिर से वो लोग खड़े हो जाते और इतनी भीड़, फेंसिंग की आसपास इतनी भीड़। सो ये एक जो डर है उनमें वो साफ नजर आता है कि वो किसी ना किसी तरीके से समहाउ वो वहां से निकलना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आज सिर्फ जो बाकी कंट्रीज है उनका दायित्व ये नहीं है कि वो अपने लोगों को निकाले, बल्कि वो उन लोगों को भी निकाले जो इस आस में है कि दूसरी कंट्रीज आकर उनकी हेल्प करें। सो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है, जैसा जिक्र यहाँ पर हमारे कॉलर ने किया, सतीश चंद्र जी ने किया, तो वैसा हो तो काफी अच्छा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इस पूरे अटैक की करते हैं बात, सो डेफिनेटली आईएसआईएस का जो इतना बड़ा हमला कर देना पूरे अफगान मिशन पर एक धब्बा जरूर बन चुका है। हालांकि अफगानिस्तान जो है वो युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी लोगों का समर्थन बाइडेन के लिए एक इकलौती राहत जरूर है। अब 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान का होगा क्या, क्योंकि डेडलाइन करीब आते आते ही जो चिंताएं हैं वो जरूर बढ़ने लग गई हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बाइडेन पर है। सो ऐसे में हालांकि उनके जो संबोधन हैं, हम उनके हाव भाव, उनकी आंखें, उनके जेस्चर, उनकी बात, उनकी आवाज़, उन सब से उसका आकलन जो है वो कर ही सकते हैं। सो अफगानिस्तान में जहां तालिबान ने अमेरिकी सेना को निकलने के लिए 31 अगस्त की एक डेडलाइन का पालन करने की वार्निंग दी है, तो वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कहते हैं कि अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने की राह पर टिका हुआ है। लेकिन ये तालिबान के रवैये पर भी डेफिनेटली डिपेंड तो करता है। उधर बोरिस जॉनसन वो कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुकने की जरूरत पड़े। सो कुल मिलाकर जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह निकलने की तारीख बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। अब हम बात भारत की करें, सो भारत के सामने भी एक तरीके का डिलेमा बन चुका है कि अब उनकी जो बातचीत है वो क्या वाकई तालिबान से होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी पूरे एक हफ्ते से हम बात इस पर भी कर रहे थे कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। सो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, क्या उस डायरेक्शन से उसे अब दूसरी डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या बातचीत की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्या 31 अगस्त तक शरण मांग रहे सारे लोगों को वहां से वाकई निकाला जा सकेगा। अमेरिका तो देखिए पूरी तरीके से निकल गया, तो फिर अब मानवाधिकारों की जो स्थिति है वो और ज्यादा क्या वाकई बिगड़ जाएगी, और अगर विदेशी सैनिक निकल पाए तो क्या वाकई हिंसा होगी। अफगानिस्तान की जनता के लिए मौजूदा स्थिति हर तरीके से ही तनावपूर्ण है, चाहे अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़े या वहां पर बना रहे। अफगान जनता में तालिबान के डर का खौफ मंजर दुनिया को 15 अगस्त को ही दिख गया था, जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था। एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें सामने आई और लोगों ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए अपनी जान पर खेलकर
हवाई जहाज पर लटकने का भी विकल्प चुन लिया, जिसमें गिरकर उनकी मौत भी हुई। और तालिबान के शासन का पिछला एक्सपीरियंस वहां की जनता के दिमाग में अभी भी एकदम फ्रेश है। यही कारण है कि लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ अमेरिका के निकलने के साथ अपने देश को छोड़ किसी और देश में रिफ्यूजी बनना चाहती है। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, अफ्रीका, इन सब देशों और भारत समेत कई देशों ने उनको स्वीकार करने पर हामी भी भरी है। सो डर और तनाव का जो लेवल है ये है कि कई माँ बाप ने अपने छोटे बच्चों को अमेरिकी सेना को पकड़ा दिया और 9/11 से पहले अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालकर बाइडेन अपने देश में एक संदेश जो है वो जरूर देना चाहेंगे। सो संदेश ये है कि हमने अपना वादा 9/11 की अहम तारीख से पहले पूरा किया। अमेरिका ने काबुल में हामिद करजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी सैन्य उपस्थिति कम करना शुरू कर दिया है और हवाई अड्डे पर मौजूद इस वक्त 5800 सैनिकों में से करीब 300 जो बाहर निकलने के अभियान के लिए जरूरी नहीं थे अफगानिस्तान छोड़कर वो चले गए। लेकिन ये अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व भी मानता है कि पूरे प्रकरण में उसकी वर्ल्ड पावर की छवि को एक धक्का जरूर लगा है, लेकिन उस धक्के को, उस धब्बे को वो जरूर मिटाएंगे। अब देखना ये होगा कि उनकी भी जो कथनी है उसमें और जो करनी होगी उसमें कितना फर्क होगा। क्या वाकई जो कहा गया है वो होगा, और अगर होता है तो ये सभी के लिए अच्छा है। सो इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।